इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हुकूमत तो एक पत्थर को भी गिरने से नहीं रोक सकी। ओह अच्छा, ये वक्त भी आना था। सदर साहब कांपती आवाज में बोले। फिर इंस्पेक्टर जमशेद से बोले, अब क्या करें जमशेद? ऐवान सदर इनके हवाले कर दें और खुफिया रास्ते से निकल चलें, वरना ये लोग हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। इन मुहाफिजों को भी अंदर बुला लें, वरना ये इस खुफिया रास्ते के बारे में इन लोगों को बता देंगे, इन्होंने दबी आवाज में कहा। ओह अच्छा। इसी वक्त घंटी बजाई गई। एक मुहाफिज फौरन अंदर आ गया। इन सब मुहाफिजों को फौरन अंदर बुला लें, सदर साहब बोले। ओके सर, इसने कहा और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। सर, मैं जरा ऊपर से देखा हूँ, आने वाले कितने लोग होंगे? इंस्पेक्टर जमशेद ने जल्दी जल्दी कहा। ओह अच्छा। इन्होंने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। छत पर से इन्होंने लाखों लोगों को आते देखा। इन सब से आगे एक पादरी चला आ रहा था। वो चाहते तो सिर्फ इस पादरी को निशाना बनाकर इन सबको भागने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। असल मसला पत्थरों की बारिश का था। लोग पादरी से नहीं, पत्थरों की बारिश से खौफजदा थे। लिहाजा वो नीचे आ गए। इस वक्त तक मुहाफिज अंदर आ चुके थे और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। तमाम मुहाफिजों के रंग उड़े हुए थे। हम लोग खुफिया दरवाजा से निकलने का इरादा रखते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? हम सब आपके साथ हैं, एक मुहाफिज ने फौरन कहा। सब लोग चलने की तैयारी कर लें, जरूरी चीजें और असलहा साथ ले लें। मैं जरा एक फोन कर लूं। वो फोन की तरफ बढ़ गए। बेगम को फोन पर हिदायत देना जरूरी था और प्रोफेसर दाऊद को भी। ये काम करके वो बाकी लोगों की तरफ पलटे। सब बिल्कुल तैयार खड़े थे। ऐसे में एक मुहाफिज ने कहा, लेकिन हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर हम बारी बारी सबको फोन करते हैं तो हम यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। लिहाजा खुफिया रास्ते से निकलने के बाद हम महफूज मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर सकेंगे। इसके बाद आपके बीवी बच्चों को लाना हमारी जिम्मेदारी होगी। अच्छी बात है, वो एक साथ बोले और खुफिया रास्ते के जरिए ऐवान सदर से बाहर निकले। अब इन्हें सुरंग में चलना पड़ रहा था। सुरंग बहुत तवील थी। करीबन 2 घंटे तक चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंचे। गोया वो अब शहर से बाहर थे। ये जगह महफूज नहीं है, इसलिए कि वो लोग भी आखिरकार इस खुफिया रास्ते को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर इस तरफ दौड़े आएंगे। लिहाजा मेरे साथ आए। इंस्पेक्टर जमशेद इन्हें अपने एक खास ठिकाने पर ले आए। अब इन्होंने मुहाफिजों के पते नोट किए और रात होने पर वो अपने साथियों को लेकर निकल खड़े हुए। बेगम जमशेद और प्रोफेसर दाऊद खान रहमान के घर वालों को लेकर बेगम शिराजी समेत वहां पहले ही पहुंच चुके थे। खान रहमान को इनके पास छोड़ा गया। इन्होंने सिर्फ दरवाजे पर मुहाफिज साथ लिए थे। यूं ऐवान सदर के पास फौज भी मौजूद थी, लेकिन फौज को इन्होंने वहीं रहने दिया था और चूंकि इन्हें कोई हिदायत नहीं दी गई थी, इसलिए अब ये फौज की अपनी मर्जी थी कि वो ऐवान सदर की तरफ आने वालों के साथ क्या करती है, हथियार फेंक देती है या नहीं। जाहिर है अंदर से कोई इशारा ना पाकर इन्होंने भी हथियार फेंक दिए होंगे। मुहाफिज कुल 10 थे। इसका मतलब ये था कि इन्हें 10 घरों में जाना था और वहां से औरतों और बच्चों को निकालकर अपने साथ खुफिया ठिकाने पर लेकर आना था। और ये कोई आसान काम नहीं था। इनके पास खान रहमान की बड़ी गाड़ी थी। रास्ते में अगर चेकिंग ना हो रही होती तो और बात थी, लेकिन वो पहले ही इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि सड़कों की नाकाबंदी जरूर कर ली गई होगी। मुहाफिजों की बीवी बच्चों का तो इन लोगों को ख्याल तक नहीं आया होगा, लिहाजा इनके घरों की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई होगी। इसलिए इंस्पेक्टर जमशेद ने गलियों का रुख किया। वो गलियों से होते हुए पहले एक घर तक पहुंचे। महमूद, तुम जरा सड़क की सूरत हाल मालूम कराओ, इन्होंने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जी अच्छा, महमूद ने कहा और गाड़ी से उतरकर सड़क की तरफ चला गया। इन्होंने एहतियातन गाड़ी की लाइटें भी बुझा रखी थी। इंस्पेक्टर जमशेद ने दस्तक दी। अंदर से जल्द ही किसी ने खौफजदा आवाज में कहा, कौन? ये ऐवान सदर के एक मुहाफिज सरफराज खान का घर है ना? जी हाँ, आप कौन हैं? इंस्पेक्टर जमशेद। जिस वक्त ऐवान सदर पर लोग चढ़ दौड़े, हम लोग अंदर बंद थे। अब हम एक खुफिया मकाम पर मौजूद हैं। आपके खावंद भी वही हैं। आप हमारे साथ चलिए। यहाँ आपकी जान को खतरा है, लेकिन इस बात की क्या जमानत कि आप गलत लोग नहीं हैं? ये देखिए, मेरे साथ बच्चे भी हैं। कोई अपने बच्चों को साथ लेकर तो दूसरों को धोखा नहीं देता फिरता। आप जल्दी करें, वक्त कम है। हमें 9 और घरों में भी जाना है। अच्छी बात है, अल्लाह मालिक है, अंदर से फिक्रमंदाना आवाज में कहा गया।
اور پھر ایک عورت اور 3 بچے باہر نکلے۔ آپ نے اپنے ضروری زیورات وغیرہ ساتھ لے لیے ہیں؟ چند کپڑے بھی؟ جی ہاں، لے لیے ہیں، اس نے کہا۔ اسی وقت محمود واپس آ گیا۔ سڑک پر زبردست ناکہ بندی ہے باجان۔ او اچھا، اس طرح وہ باقی گھروں میں بھی پہنچے۔ کئی جگہ انہیں سڑک پر آنے کا خطرہ بھی مول لینا پڑا، ورنہ ان گھروں تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ عورتیں اور بچے ایک دوسرے کے اوپر بٹھائے گئے، تب کہیں جا کر وہ سب اس گاڑی میں سمائے، اور پھر ان کا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ انہیں ایک جگہ سے سڑک پار کرنا تھی۔ اس سڑک کو پار کیے بغیر وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس وقت وہ آئے تھے اس وقت اس سڑک پر پولیس نہیں تھی، لیکن انہوں نے محمود کو گلی کے موڑ پر بھیج کر معلوم کروایا، تو گلی سے کچھ فاصلے پر پولیس نظر آئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹایا۔ اب کیا کیا جائے؟ انسپکٹر جمشید نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کی صرف ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے ابا جان، فرزانہ بولی۔ اور وہ کیا؟ سب لوگ سڑک پر سے سینے کے بل رینگتے ہوئے گزر جائیں اور آگے جا کر کافی دور کھڑے ہو جائیں۔ آپ کار کو بلا کی رفتار سے چلا کر اس جگہ پہنچ جائیں۔ ہم لوگ آن کی آن میں گاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ انہیں جل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بات ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اور پھر اس ترکیب پر عمل کیا گیا۔ سب لوگ سینے کے بل رینگ کر دوسری طرف پہنچ گئے۔ سڑک تاریک تھی اور پولیس گاڑی میں بیٹھی اونگ رہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے محمود کو بھیجا تھا تاکہ وہ باقی لوگوں کو اس جگہ جمع کر لے جہاں سے انہیں پھر گاڑی میں بیٹھنا تھا۔ آخر میں جب فرزانہ اور فاروق کی باری آئی تو فرزانہ دبی آواز میں بولی، ایک اور ترکیب ہے باجان، اس طرح شاید ہم تعقب سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور وہ کیا؟ وہ جلدی سے بولے، ہم گاڑی اسٹارٹ کیے بغیر دھکا لگاتے ہوئے سڑک پر لے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اونگتی پولیس گاڑی کو نہ دیکھے، اس طرح تعقب کا خطرہ ٹل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹارٹ کر کے سڑک پار کرتے ہیں، اس صورت میں تعقب کیا جانا یقینی ہے۔ بات معقول ہے، ہم یہ تجربہ کریں گے۔ تم گاڑی کو دھکا لگاؤ، میں اسٹیئرنگ سنبھالتا ہوں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لو، اگر پولیس نے گاڑی کو دیکھ لیا تو پھر مجھے گاڑی یک دم اسٹارٹ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فاروق مسکرایا۔ کوئی بات کیوں نہیں بھائی، اس صورت میں تم دونوں پیچھے رہ جاؤ گے تو کیا ہوا، ہم کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں گے۔ کہیں اس طرح تم پھنس نہ جاؤ، دوسری طرح پوری گاڑی پھنس سکتی ہے ابا جان۔ ہاں، دونوں طرح ہی کی خطرہ پیش آنے کا امکان ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کم خطرہ کس طرح پیش آ سکتا ہے گاڑی کو دھکا لگا کر لے جانے میں۔ اچھا تو بسم اللہ کرو، اللہ مالک ہے۔ فاروق اور فرزانہ نے گاڑی کو دھکا لگانا شروع کیا۔ انسپکٹر جمشید نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا یہاں تک کہ وہ سڑک پر پہنچ گئے۔ اس وقت سڑک پر روشنی ہو گئی، ٹارچ کی روشنی کار پر پڑی اور پھر کسی نے چلا کر کہا، خبردار رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ انسپکٹر جمشید روشنی پڑنے کے ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور گلی میں داخل ہو گئی۔ ادھر فاروق اور فرزانہ جو سڑک کراس کر چکے تھے واپس رینگنے لگے تھے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دوڑنے لگے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ کہاں نکلیں گے، لیکن فی الحال تو ضرورت تھی یہاں پولیس سے بچنے کی۔ لیکن شاید انہیں بھی دیکھ لیا گیا تھا، کیونکہ پولیس گاڑی والی گلی میں بھی داخل ہوئی تھی اور ان کی والی گلی میں بھی۔ پھر پولیس کے بعد پولیس کی 2 گاڑیاں بھی اس گلی میں داخل ہوئیں جس میں انسپکٹر جمشید گئے تھے۔ ارے باپ رے فرزانہ، یہ لوگ تو ہمارے پیچھے بھی لگ گئے ہیں، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایڈونچر رہے گا، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ ایڈونچر رہے گا؟ ارے بھائی، ہم ابا جان اور دوسروں سے الگ ہو گئے ہیں اور وہ ہماری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ جب تک ہم ان تک پہنچ نہیں جاتے اس وقت تک انہیں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اچانک سامنے سے ٹارچ کی تیز روشنی ان پر پڑی، ساتھ ہی کہا گیا، ہالٹ! تابوت خالی ہیں۔ پھر وہ مردے کہاں گئے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مردے کو دیکھا تھا۔ کم از کم اس ایک تابوت میں تو مردہ ضرور تھا، مگر نہیں، ڈھکنے تو سبھی تابوتوں کے الٹے تھے، لہذا سب میں بھی مردے تھے۔ اور مردے کوئی ہوا نہیں ہوتے کہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جائیں۔ اتنی جلدی وہ رسی کے ذریعے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے۔ کیوں منور علی خان، تم کیا کہتے ہو؟ اس قدر اندھیرا ہے کامران مرزا کے کچھ سوج ہی نہیں رہا۔ یار تم آنکھوں سے نہیں دماغ سے سوچو۔ دماغ سے؟ لیکن اندھیرے میں دماغ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا، منور علی خان بولے۔ اچھا میں سمجھا، تم پر ان کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے، انسپکٹر کامران مرزا نے جل کر کہا۔ ہاں شاید یہی بات ہے، اب کیا کیا جائے، اب تو ہو گیا۔ اچھا فرحت، تم کیا کہتی ہو؟ سب سے پہلے روشنی ضروری ہے انکل، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔
इस अंधेरे में तो हम ऊपर जाने के काबिल भी नहीं रहे, लेकिन बहरहाल हमें ऊपर जाना तो पड़ेगा। मैं रस्सी को टटोलता हूँ और फिर हम रोशनी का इंतजाम करके यहाँ आ सकते हैं। इस वक्त तहखाने का जायजा लिया जा सकता है। आसिफ बोला, आहा, ये रही रस्सी। इन्होंने इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की आवाज सुनी। फिर वो जल्दी से बोले, आफ्ताब, पहले तुम ऊपर जाओ। जी बेहतर। वो आवाज के रुख पर बढ़ा और अपने वालिद से टकरा गया। इन्होंने रस्सी से थमा दी। वो घुप अंधेरे में ऊपर चढ़ने लगा। मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, बहुत खूब। अब आसिफ आएगा। इसके बाद वो बारी बारी ऊपर पहुंच गए। अब वो कम से कम एक दूसरे को देखने के काबिल तो हो ही गए थे। अल्लाह का शुक्र है, इस तहखाने से तो निजात मिली। अभी कहाँ, अभी तो हम रोशनी का इंतजाम करके फिर नीचे जाएंगे। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा मुस्कुराए। अरे बाप रे, आपका प्रोग्राम तो बहुत लंबा है और अभी हमें चोटियों के नीचे से भी गुजरना है। मुनव्वर अली खान बोले, ओ हाँ, इनके बारे में भी कुछ सोचो। वो बोले, इनके बारे में तो सिर्फ अंकल ही सोच सकते हैं। इसका एक ही हल है, वापस जाने की बजाय आगे चलते हैं। इस तरफ से सर्द हवा आई है कई बार। फरहत ने तजवीज पेश की। ठीक है, इसी तरफ चलते हैं। वैसे ये गार हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पुरस्कार और खौफनाक साबित हुआ है। इंस्पेक्टर कामान मिर्जा बोले, कोई बात नहीं, हम इस गार में वापस आएंगे और इस तहखाने के इसरार को देखेंगे, इंशाल्लाह। वो सब एक साथ बोले और फिर वो वहां से आगे बढ़े। गार आगे भी बहुत साफ था, रास्ता भी बेहतर था और कोई खौफनाक चीज भी नजर न आई। यहाँ तक कि इन्हें गार का दहाना नजर आ गया। वो मारा। हम गार के दूसरी तरफ निकल आए। आसिफ ने चिल्लाकर कहा, लेकिन तुमने मारा क्या? फरहत के लहजे में हैरत थी। वो आफताब फौरन बोला। वो हंसने लगे, चेहरों पर अब रौनक आ गई थी, साथ ही इन्हें सूरज की रोशनी भी नजर आई। ठंडी हवा अब मुसलसल चेहरों से टकरा रही थी। ऐसे में पानी का शोर कानों से टकराया। ओहो, घाट के दूसरी तरफ तो शायद दरिया है या कोई झील। चलें, अब पानी में घिसना पड़ेगा। आफताब का मुंह बन गया। अगर पानी में घुसने से घबराते हो तो तुम वापस मुड़ जाओ और इस तरफ से घर से निकल आना। हम चक्कर काट कर दूसरे दाने पर पहुंच जाएंगे। आसिफ बोला, अरे बाप रे, ये तो और मुश्किल है। आफताब ने कांप कर कहा, अगर मुश्किल है तो फिर इसी तरफ से आगे बढ़ते रहो। गार के मुंह पर आकर इन्होंने देखा, दूसरी तरफ बहुत बड़ी झील थी। हवा से पानी लहरें बना रहा था और इन लहरों का शोर गूंजीदार था। झील का दूसरा किनारा इन्हें नजर नहीं आ रहा था। हमें काफी देर तैरना पड़ेगा और मौसम भी सर्दी का है, आफताब ने कहा और इसके दांत बजने लगे। वह मुस्कुरा दिए, इसलिए के दांत मसनूई बज रहे थे। मौसीकी का शौक पूरा कर रहे हो क्या? फरहत बोली, मौसीकी हराम है, आफताब ने फौरन कहा और साथ ही दांत बजने बंद हो गए। कमाल है, सर्दी का एहसास इस कदर जल्द कम हो गया। फरहत हंसी, जबकि अभी हम पानी में उतरे भी नहीं। आसिफ बोला, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश ना करो, वरना मैं तुम दोनों का न जाने क्या क्या उड़ा दूंगा। इसने जिला कर कहा। हाय हाय, अब धमकियां देने पर उतर आए हो? फरहत के लहजे में हैरत थी। शुक्र करो, सिर्फ उतर ही आए हैं, चढ़ नहीं आए। आसिफ ने मुंह बनाया। ये क्या बात हुई? फरहत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। पता नहीं, कोई बात हुई है या नहीं। बात बेबात बात के पीछे ना पड़ जाया करो। मैं पीछे पड़ रही हूँ, दिमाग तो नहीं चल गया? दुरुस्त अंदाजा लगाया फरहत। मुबारकबाद कबूल करो, आफ्ताब ने खुश होकर कहा। ये तो हो गए शुरू, अब झील का क्या करें? इंस्पेक्टर कामान मिर्जा ने मुंह बनाया। झील, ओ हाँ झील, कहीं ये कोई खूनी झील ना हो, मौत की झील ना हो। मुनव्वर अली खान मुस्कुराए। नावलों के नाम सोच रहे हो क्या? इंस्पेक्टर कामान मिर्जा ने चौंक कर कहा। भाई वाह, मजा आ गया। अंकल में फारूक की रूह आ गई। नहीं, अरे बाप रे भाई, कम से कम रूहों का तो जिक्र ना करो। मैं रूहों से बहुत डरता हूँ। मुनव्वर अली खान कांप कर बोले और वो मुस्कुराने लगे। फिर इन्हें झील में छलांगे लगाना पड़ी। गार के दहाने में कब तक खड़े रह सकते थे? झील का पानी गार के दहाने से काफी नीचे था और ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल आमूदा था। यूं भी पहाड़ पर चढ़ने से झील अबूर करना बहुत आसान था। पानी बहुत सर्द है, काश ये मुहिम हम गर्मियों में सर करते। आफताब ने सर्द आहें भरी। सर्द आहें भरकर पानी को और सर्द ना करो, आसिफ चिल्ला उठा। हाँ वाकई पानी बहुत ज्यादा सर्द हो गया है, फरहत बोली। अगर बातें करोगे तो पानी की ठंडक में और इजाफा हो जाएगा, इसलिए इस वक्त सिर्फ तैरने से काम रखो। इंस्पेक्टर कमाल मिर्जा ने बिना कर कहा। जी, जी हाँ, वो एक साथ बोले और फिर वो झील के किनारे पहुंच गए। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अब वो गार इन्हें नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता वो पहाड़ जरूर नजर आ रहा था जिसमें वो गार था। काफी पुरस्कार जगह है। इंस्पेक्टर कामन मिर्जा मुस्कुराए।
अब न जाने हमें कितना बड़ा चक्कर लगाना पड़े गार के दूसरे दहाने तक पहुंचने के लिए। और इस तरफ मौजूद लोग ख्याल कर रहे होंगे कि हम मारे गए। हाँ, दूसरे लोगों की तरह। वैसे ये ख्याल कुछ गलत भी नहीं। लोग तो इन चींटियों से ही बचकर नहीं निकल पाते होंगे, बल्कि इससे भी पहले अजदही से। हाँ वाकई, गार भी खौफनाक है, और ताबूतों वाले तहखाने तक तो शायद हमारे अलावा और कोई पहुंचा भी नहीं। ताबूतों वाली बात ने मुझे अभी तक उलझन में डाला हुआ है, और मैं दूसरे दहाने पर पहुंचकर एक बार फिर इस जगह तक जाना चाहता हूँ, बहुत सी बैटरी सेल साथ लेकर। तो फिर चलिए, अब इस झील के साथ साथ चलना पड़ेगा। आफताब ने सरदा भरी। यार, अगर तुम्हारा दिल किसी मुहिम को सर करने के लिए तैयार नहीं होता तो घर से निकला ही क्यों करते हो? अंकल तुम्हें जबरदस्ती तो साथ नहीं होते लाने पे तैयार नहीं होते। क्यों अंकल? नहीं, अगर ये साथ ना आना चाहे तो मैं क्यों लाने लगा? वो मुस्कुराने लगे। लेकिन मैं इनके साथ आए बगैर रह भी तो नहीं सकता। तो फिर जब आ ही जाते हो तो काम से ना घबराया करो। घबराता कौन है? ये तो घबराते की एक्टिंग करता है। मुनव्वर अली खान हंसे। ओहो अंकल, आप तो बेचारे का राज अफशा कर रहे दे रहे हैं। हम तो जरा दिल बहला रहे थे। फरहत ने मुंह बनाया। वो चलते रहे। चलते चलते हवा और धूप से इनके कपड़े खुश्क हो गए। दूसरे कपड़े तो इनके पास थे ही नहीं। मुसलसल कई घंटे चलने के बाद इन्हें दूसरे दहाने के आसार नजर आए। जब वहां पहुंचे तो बहुत से लोग वहां जमा थे। सनसनीखेज अंदाज में बातें कर रहे थे। क्या हो रहा है भाई? खैर तो है? ये खूनी गार आज फिर 5 इंसानों को खा गया। क्या? वो एक साथ बोले। हाँ, वो बेचारे सैर करने गए थे, जहाँ तक आम लोग जाते हैं। वो इस जगह से आगे जाने लगे तो लोगों ने इन्हें बहुत रोका, लेकिन वो ना रुके। इन्होंने रस्सी के जरिए इस खाई को अबूर किया, जिससे आगे जाना मना है। और फिर लोगों की नजरों से ओझल हो गए। अब तो इन्हें गए ना जाने कितने घंटे हो गए हैं, और अगर वो जिंदा होते तो जरूर वापस आ गए होते। तो क्या अब गार लोगों के लिए बंद कर दिया गया है? जी नहीं, गार तो सैर के लिए खुला है, लेकिन आगे एक मुहाफिज बिठा दिया गया है, जो लोगों को आगे नहीं जाने देता। हम्म, यहाँ से बैटरी सेल मिल जाएंगे? जरूर, क्यों नहीं। वो इस तरफ मार्केट है, हर चीज मिलती है यहाँ पे। शुक्रिया, ये कहकर वो इस तरफ बढ़ गए, और फिर सेल खरीद कर होलियों में कदरे फर्क पैदा करके वो गार के दहाने तक आए, क्योंकि इस बात का इम्कान था कि बुकिंग कलर इन्हें पहचान लेता और फिर इन्हें घेर लिया जाता। इनसे हजारों सवालात किए जाते। इससे यही बेहतर था कि वो हल्का फुल्का मेकअप कर लें। अब इनके पास 24 घंटे तक जलाने के लिए बैटरी सेल मौजूद थे। टिकट लेने सिर्फ मैं जाऊंगा, और अंदर भी हम एक एक करके जाएंगे, ताकि गार के दहाने पर बैठे हुए मुहाफिज हमें देखकर उलझन में न पड़ जाएं। ये तरकीब ठीक रहेगी। इस तरह वो एक बार फिर गार में दाखिल हुए। दहाने पर बैठे हुए शख्स ने इनसे बारी बारी कहा, पत्थर के संदूक से आगे जाने की हरगिज कोशिश ना कीजिएगा जनाब, आगे खतरा है, खतरा। 5 अफराद इससे आगे चले गए थे, अब तक इनकी वापसी नहीं हो सकी, और जल्द वापस आ जाइएगा, इसलिए कि अब वापसी में ज्यादा वक्त नहीं है, और फिर गार बंद कर दिया जाएगा। ओह, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इंस्पेक्टर रहमान मिर्जा ने कहा। अंदर वो फिर एक जगह जमा हो गए और पत्थर के संदूक की तरफ बढ़े। अब संदूक के पास रुकने की क्या जरूरत है? पहले हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ था, और लोग भी देखने के लिए जमा थे, लेकिन अब जबकि सब लोग इधर का रुख करने वाले होंगे, हम गार का बगौर जायजा ले सकेंगे। संदूक के नजदीक पहुंचकर वो रुक गए। चंद अफराद इसको देखने में मसरूफ थे। आखिर वो भी चले गए। अब इनकी बारी थी। इन्होंने इसका जायजा लेना शुरू किया। इंस्पेक्टर कमान मिर्जा ने एक चाकू की मदद से इसके बाज़ हिस्सों को खुरच कर देखा, और इस तरह छूटने वाले ज़रात एक कागज पर लेकर महफूज कर लिए। इन ज़रात का आप क्या करेंगे? पता नहीं, शायद किसी वक्त इनकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए महफूज कर लिए हैं। अब वो वहां से खाई की तरफ बढ़े। वहां वो बोर्ड बदस्तूर मौजूद था, और एक निगरान बैठा था। वो आगे बढ़ने लगे तो इसने कहा, नहीं जनाब, आप और आगे ना जाएं। आगे गार हद दर्जे खतरनाक है। आप सुन ही चुके होंगे, 5 अफराद की एक पार्टी गार के देखते देखते आगे निकल गई और अब तक लौट कर नहीं आई। हाँ, हम सोच चुके हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ से आगे तो ये खाई है, और खाई में उतरना भी मुश्किल काम है। उतर गए तो ऊपर आना मुश्किल होगा, लिहाजा मैं यही कहूंगा कि आप ना जाएं। हम जरा इस खाई को तो देख लें, फिर आपको अपने फैसले से आगाह करेंगे। कैसा फैसला? इसने चौंक कर कहा। ये कि हमें आगे जाना चाहिए या नहीं। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं जाना चाहिए। हम जाने का फैसला कर चुके हैं।
آپ کے فیصلے کی یہاں کوئی اہمیت نہیں، غار کا انتظام کرنے والوں کا فیصلہ چلے گا۔ اس نے جھلا کر کہا۔ کم از کم ہم میں سے ایک کو تو کھائی میں اترنے کی اجازت دے دیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم سب کو اجازت دے دیں۔ آپ لوگ بہت عجیب ہیں۔ ہاں وہ تو خیر ہم ہیں۔ منور علی خان، میں نیچے جا رہا ہوں، انہوں نے سرد آواز میں کہا۔ آپ نے میری بات نہیں سنی؟ ہاں سن چکے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ کیا کہا؟ آپ مجبور ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ کو؟ بتا نہیں سکتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے رسی نیچے لٹکا دی۔ اب منور علی خان کئی رسیاں خرید چکے تھے۔ خبردار، نگران نے چلا کر کہا۔ افسوس ہم نہیں رک سکتے، میں انتظامیہ کے لوگوں کو بلا لاؤں گا۔ ضرور بلا لائیں۔ وہ باہر کی طرف دوڑا، یہ موقع ان کے لیے اچھا تھا۔ وہ جلدی جلدی نیچے اترتے گئے اور جب انتظامیہ والے وہاں پہنچے تو وہ کھائی کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ کیا؟ یہ تو اس طرف پہنچ چکے ہیں، آنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ جب میں نے دوڑ لگائی تھی ان میں سے صرف ایک ابھی اترنے کی تیاری کر رہا تھا، وہ رسی لٹکا چکا تھا۔ حیرت ہے، اتنی جلدی یہ لوگ اتر بھی گئے اور دوسری طرف چڑھ بھی گئے۔ آپ حضرات واپس آ جائیں، اپنی زندگیوں سے نہ کھیلیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم ذرا سیر کریں گے اور بس۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، نہ ہو، ہم اب دیکھے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے 5 افراد پہلے ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ انسپکٹر کامران مرزا نے منہ بنایا۔ اس طرح کہ وہ جو گئے تھے ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے، تو اس سے یہ بات کس طرح ثابت ہو گئی کہ وہ مارے جا چکے ہیں؟ اگر زندہ ہوتے تو واپس لوٹ کر نہ آتے؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں پھنس گئے ہوں اور ان کے لیے آگے جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ ہم آگے جا کر ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، امید ہے انہیں واپس لے آئیں گے۔ پاگل نہ بنو، وہ بیچارے تو گئے کام سے، آپ بھی جائیں گے۔ نہیں پھنسیں گے، یہ بات آپ اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ہر بات اتنے ہی یقین سے کہتے ہیں۔ آفتاب مسکرایا۔ اگر آپ لوگ نہ مانیں تو ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا، پھر پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی۔ کس جرم کے تحت؟ قانون توڑنے کے جرم میں۔ یہ قانون ہے کہ اس جگہ سے آگے نہیں جایا جا سکتا، اور آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے قانون توڑا یا نہیں؟ اس جرم کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا جناب۔ منور علی خان بولے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ بس اس غار کو آخر تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھ سکیں گے، آج تک اس غار کو مکمل طور پر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آگے کوئی گیا تو واپس نہیں آ سکا، لیکن ہم تو آئے ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا ان سے تنگ آ گئے تھے۔ کیا کہا؟ آپ تو آئے ہیں؟ وہ حیرت زدہ سے رہ گئے اور بری طرح انہیں گھورنے لگے۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں۔ پولیس ان کے سامنے تھی اور رائفلیں ان پر تنی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، اس لیے انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ اپنے پولیس والے ہیں نا؟ فرزانہ مسکرائی۔ ہاں بالکل، فاروق نے کہا۔ پولیس والے نزدیک آ گئے۔ اوہ، یہ آپ ہیں؟ ہاں، اور اگر آپ لوگوں نے ہمیں فرار کا موقع نہ دیا تو پورے ملک پر ہی نہیں، پوری دنیا پر ہونے والی اس تباہی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس لیے کہ ہمارے والد اور ان کے ساتھی پھر بے فکری سے اس سلسلے میں کام نہیں کر سکیں گے۔ فاروق نے جلدی جلدی کہا۔ مشکل ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے بارے میں پادری صاحب نے خاص حکم دیا ہے، جہاں بھی نظر آئیں گرفتار کر لیا جائے۔ جو سستی کرے گا، انہیں فرار کا موقع دے گا، ان کے ساتھ سخت سلوک کیا جائے گا۔ کیا کہا؟ پادری صاحب نے؟ جی ہاں، شہر کے سب سے بڑے پادری اس وقت ملک کے حکمران بنائے جا چکے ہیں۔ اب یہاں صرف ان کا حکم چلے گا، باقی تمام عہدیداران صرف ان کی ہدایت مانیں گے، اور آپ لوگوں کے بارے میں براہ راست انہی کی ہدایت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت اسلام کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر اور اپنی قوم کی خاطر ہمیں جانے دیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ وہ اللہ تو بعد میں بھلا کرے گا، پادری صاحب پہلے ہماری کھال گرا دیں گے۔ بھائی انہیں کیا پتا چلے گا؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔ تو پھر کیا انہیں نکل جانے دیں؟ دوسرے نے سوچ کے انداز میں کہا۔ ہاں نکل جانے دیں۔ اچھا آپ جائیں، لیکن ہمیں یاد رکھیں۔ فکر نہ کریں، وقت آنے پر آپ کو حکومت میں ضرور عہدے دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی آپ کو نوازے گا، اگر آپ لالچ کے تحت نہیں کر رہے۔ نہیں، ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑ کر جانا آسان کام نہیں تھا، ان حالات میں وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ وہ خفیہ ٹھکانے پر پہنچے تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ شہر پر تو بڑے پادری کی حکومت قائم ہو چکی ہے، بلکہ شہر پر نہیں، پورے ملک پر۔ آج رات ہم غور کریں گے، صبح اپنی اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ ٹھیک رہے گا، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن تم یہ سن کر اس قدر خوش کیوں ہو گئے؟ محمود نے اسے گھورا۔
इसलिए कि कम से कम आज रात तो आराम नसीब हो रहा है। आइंदा न जाने कितनी मुद्दत तक हमें आराम का लफ्ज सुनने को भी नहीं मिलेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? फरजाना ने इसे घूरा। हालात पुरकार पुकार कर कह रहे हैं। अच्छा कह रहे होंगे, कान ना खाओ और आराम की सोचो। आराम के साथ गौर करने की, इंस्पेक्टर जमशेद ने इसे टोका। वो रात वाकई इन्होंने सोचते और गौर करते गुजार दी। रेडियो और टीवी तमाम वक्त चालू रखे गए थे ताकि हुकूमत के ऐलानात इनके इल्म में आते रहें। सारे शहर में तमाम रात इनकी तलाश होती रही थी। सुबह की नमाज से फारिग हुए तो टीवी पर बड़े पादरी की तकरीर का ऐलान नशर हुआ। अभी वो नाश्ता कर रहे थे कि पादरी टीवी पर नजर आया। इसने तकरीर शुरू की। मेरे हमवतनों, आज से मैं तुम्हारा हुक्मरान हूँ। अपने नए हुक्मरान को खुशामदीद कहो और ये बात जान लो कि यसू मसीह का नजूल हो चुका है। तमाम आसमानी किताबें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जब मसीह दोबारा आएगा तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मजहब हो जाएगा, बाकी तमाम मजहब बातिल हो जाएंगे। और अब आप लोग देख रहे हैं, दुनिया भर के ममालिक किस तेजी से ईसाइयत कबूल कर रहे हैं। आप सबको भी ईसाइयत की दावत दे रहा हूँ। ईसाइयत के झंडे तले आ जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग ईसाइयत कबूल नहीं करेंगे, इन पर पत्थरों की बारिश होगी। अगर आप लोग पत्थरों की बारिश पसंद करते हैं तो जरूर इस्लाम पर डटे रहें। फिर आप लोग मरने से पहले देख लेंगे कि जिन लोगों ने ईसाइयत को कबूल कर लिया वो तो इन पत्थरों से बचे रहेंगे और बाकी लोग तबाह हो जाएंगे। आप सब नाश्ते के फौरन बाद शहर के सबसे बड़े मैदान में जमा हो जाएं। मैं वहां आ रहा हूँ और चंद जरूरी ऐलानात वहां किए जाएंगे। इन अल्फाज के साथ ही वो स्क्रीन पर से गायब हो गया। नाश्ते के बाद सब लोग मैदान में जमा होने लगे। इधर इनमें से इंस्पेक्टर जमशेद ने मेकअप किया और मैदान की तरफ रवाना हुए। बाकी लोगों को इन्होंने सख्ती से रोक दिया था कि इस खुफिया ठिकाने से हरगिज बाहर ना निकलें। वो जब मैदान में पहुंचे तो वहां इस कदर हजूम था कि वो परेशान हो गए। इनका दिल हिल गया। इनके अंदर से आवाज निकली, या इलाही, ये क्या हो रहा है? इस्लाम की हिफाजत करना। एन इसी वक्त नकारा बजने की आवाज सुनाई दी। पता चला कि पादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। इसके लिए बहुत ऊंचा स्टेज बनाया गया था। जल्द ही वो इस स्टेज पर नजर आया। इस पादरी को वो पहले भी कई तकरीबात में देख चुके थे। आते ही इसने कहना शुरू किया। ये बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ ईसाइयत की तबलीग कितनी मुद्दत से कर रहे थे और चंद सालों से तो हमने अपना काम हद दर्जे तेज कर दिया था। लेकिन ये हमें भी मालूम नहीं था कि इस तरह यीशु मसीह नाजिल हो जाएंगे। पूरी दुनिया इनके ताबे हो जाएगी। ये खुदावंद आलम का बहुत बड़ा एहसान है कि इसने हमारे दौर में इन्हें नाजिल फरमाया। इस लिहाज से हम खुश किस्मत हैं। आप लोग भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। अभी आपको थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाएगी। मिसाल के तौर पर चंद बागी किसी जगह छुप गए हैं। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। रात एक जगह से फरार होते वक्त हमारी पूरी पुलिस ने इन्हें घेर लिया था, लेकिन इन सब को नहीं, वो इनमें से सिर्फ दो थे। लेकिन पुलिस के चंद लोगों ने हुकूमत से गद्दारी की, अपने फर्ज को भूल गए और इन्हें छोड़ दिया। हालांकि अगर इन्हें गिरफ्तार कर लेते तो इनके बाकी साथियों का पता इन दोनों से फौरन उगलवा लिया जाता। मैं ऐलान करता हूँ, इन दो को जिन पुलिस वालों ने फरार का मौका दिया वो इस भरे मजमे में अपने हाथ खड़े कर दें, वरना इनके साथ कोई नरमी नहीं की जाएगी। इनकी मौत इस कदर भयानक होगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये कहकर वो खामोश हो गए। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी ने भी हाथ ऊपर ना उठाए। थोड़ी देर तक इंतजार के बाद पादरी की आवाज फिर सुनाई दी। अच्छा, तो वो सामने नहीं आएंगे। अब इस मजमे में इनके हाथ भी ऊपर उठवाता हूँ। मैं अपने इल्म के जरिए इन्हें मजबूर कर दूंगा, इनके हाथ ऊपर उठ जाएंगे। ये कहकर वो मुंह मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। इधर मजमे में से 8 के हाथ ऊपर उठने लगे। मैदान में खौफ की लहर दौड़ गई, यहाँ तक के हाथ ऊपर उठ गए। बहुत खूब, तो हाथ उठ गए। इन लोगों को रास्ता दिया जाए। ये मुझ तक आएंगे और अपने गले से अपने हाथों से अपने गले घोंटेंगे। नहीं, मजमा चिल्लाया। क्या कहा? नहीं, यानी बाकी लोगों को इनसे हमदर्दी है? फिर ऊपर देखो, अपने सर की तरफ। इन सब ने ऊपर देखा। एक बड़ा पत्थर चिल्ला रहा था। अरे बाप रे! लोगों में भगदड़ मच गई। खबरदार, कोई कहीं ना जाए। ये पत्थर पूरे शहर से ज्यादा बड़ा है। भाग कर कहाँ जाओगे? और फिर ये पत्थर सिर्फ इन लोगों के लिए है। अभी सबके सरों पर आकर टिक जाएगा, लेकिन गिरेगा सिर्फ इनके सरों पर। इन्हें पकड़ लिया जाए और जंगल में दरख्तों से बांध दिया जाए। ये पत्थर मैं सिर्फ इन पर गिराऊंगा।
باقی لوگ شہر میں رہیں گے۔ ہاں، جو لوگ مسلمان رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں۔ جو عیسائیت قبول کر چکے ہیں وہ اس پتھر سے محفوظ رہیں گے۔ ہم ہم عیسائی ہوئے، مجمع چلایا۔ جن لوگوں کو مسلمان رہنے کا دعویٰ ہے وہ آگے آ جائیں۔ مجمع میں سے 10 کے قریب لوگ آگے آ گئے۔ تو تم عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ہاں، بالکل نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میری شریعت پر عمل کریں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے، اور دجال کا بھی اسی زمانے میں ظہور ہوگا۔ وہ لوگوں کو بہکائے گا۔ تم جس مسیح کی بات کر رہے ہو دراصل وہ کوئی دجال ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ عالم نظر آتا تھا۔ اگر وہ دجال ہے تو پھر اس زمانے میں یسوع مسیح بھی موجود ہونا چاہیے، وہ کہاں ہے؟ پادری نے ہنس کر کہا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ دجال نہیں۔ عالم بولا، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 2500 سال پرانی کتاب جو دنیا کے سب سے طویل غار سے ملی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح آئیں گے اور جو ان پر ایمان نہیں لائیں گے ان پر پتھر برسیں گے۔ اب دیکھ لیں پتھر برس رہے ہیں یا نہیں۔ یہ پتھر جن پر گرے گا وہ غلط راستے پر ہوں گے، ورنہ پتھر ان لوگوں پر گرنا چاہیے۔ اسی لیے تو میں تم لوگوں کو ان سب لوگوں سے الگ کر رہا ہوں اور جنگل میں بندھوا رہا ہوں، تاکہ سب دیکھ لیں حق پر کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، ہم مر تو سکتے ہیں، اپنا ایمان نہیں کھو سکتے۔ ان سب کو جنگل میں لے جایا جائے، پھر سب لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ پتھر جو ہمارے سروں پر قائم ہے کس طرف ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے پتھر کو فضا میں روکے ہوئے ہے؟ صاف ظاہر ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی طاقت ہے۔ اب بھی وقت ہے، اس طاقت کے آگے جھک جاؤ ورنہ پتھر کے نیچے دب جاؤ گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا اور گنتی کے چند مسلمانوں نے جب اسلام قبول کر لیا تھا تو کافر اس وقت بھی اس قسم کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا صحابہ کرام ان کی دھمکیوں میں آ گئے؟ انہوں نے جانیں تو دے دیں، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، لہٰذا ہم عیسائیت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ عقل سے پیدل ہیں، جو آنکھوں دیکھی موت سے بھی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب دیر نہ کرو۔ انہیں گھیرے میں لے لیا گیا۔ سارا مجمع جنگل کی طرف چلا۔ جنگل اس میدان کے دوسری طرف تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ جا کر انہیں درختوں سے باندھ دیا گیا۔ ان میں وہ پولیس والے بھی تھے جنہوں نے فاروق اور فرزانہ کو نکل جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ان کے چہروں پر موت کا خوف نہیں تھا، نہ ہی دوسرے مسلمانوں کے چہروں پر تھا۔ ہاں، ان کے چہروں پر ضرور تھا جو صرف تماشا دیکھنے جا رہے تھے۔ اب سب لوگ درختوں سے باہر نکل آئے، پتھر درختوں پر گرے گا۔ ویسے یہ جنگل ہمارے شہر سے بھی بڑا ہے۔ سب لوگ وہاں سے ہٹتے چلے گئے۔ جو ہی وہ جنگل کی حدود سے نکلے پتھر نیچے آنے لگا، ساتھ ہی وہ جنگل کی طرف بھی بڑھ رہے تھے۔ آنکھوں میں خوف اور بڑھ گیا، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور پھر گویا ان کے دل دھڑکنا بھول گئے۔ پتھر جنگل پر آ گرا تھا۔ درختوں کے ٹوٹنے اور چرمر ہونے کی بے شمار اور عجیب و غریب آوازیں گونج اٹھیں، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایسے میں پادری کی آواز فضا میں ابھری، شہر کے مشرقی حصے کے بہت سے لوگ اس جگہ نہیں آئے۔ یسوع مسیح کی طاقت نے مجھے خبر کر دی ہے، اور آج شام ان کے شہروں پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ ان میں سے جو عیسائیت قبول کرنے کی نیت کریں گے وہ پتھروں سے بچ جائیں گے، باقی مر جائیں گے۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام سے پہلے پہلے لوگوں نے شہر کا مشرقی حصہ خالی کر دیا اور چلاتے ہوئے ایوان صدر کی طرف آئے۔ وہ چیخ رہے تھے، ہم نے عیسائیت قبول کی، قبول کی، قبول کی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا مشرقی حصے پر پتھروں کی موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اس قسم کی بارش انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی۔ دوسری صبح سب لوگوں نے مشرقی حصے میں جا کر دیکھا تو وہاں عجیب تباہی کا منظر نظر آیا۔ شہر کا وہ حصہ اب ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی زمانے میں یہاں کوئی شہر آباد تھا۔ اب تو وہ لوگ بھی عیسائیت پر ایمان لے آئے جو جھوٹ موٹ کے عیسائی بنے تھے۔ انہوں نے بھی پادری کے پاس جا کر اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت پادری نے اعلان کیا، لیکن ابھی کچھ باغی شہر میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تم لوگوں کے درمیان چھپے ہوئے ہیں، اس لیے پتھروں کا نشانہ نہیں بن رہے۔ جو ہی وہ نظر آئیں انہیں پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھیوں نے یہ اعلان سنا۔ وہ سب حدرج فکر مند نظر آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا جمشید؟ یہ تو سارا ملک عیسائی بن جائے گا اس طرح۔ اصل مسئلہ ان پتھروں کا ہے۔ ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ پتھروں کی بارش کیسے ہو رہی ہے۔ شہر سے بڑا پتھر کس طرح نیچے آ گرتا ہے؟ یہ کام آخر انسانی ہاتھوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ का अज़ाब हम मान नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब मुसलमानों पर नहीं आ सकता, काफिरों पर आया करता है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक काफिर ये ईसाई लोग हैं, यहूदी लोग हैं, हम नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद जल्दी जल्दी बोले। ये तो ठीक है, हम मानते ही हैं। सवाल तो ये है कि अब क्या करें। हमें सफ़र करना होगा, यहाँ से रातों रात निकलना होगा, फिर आप लोगों को एक महफूज मकाम पर पहुँचाकर हम इस मुहिम पर रवाना होंगे। लेकिन तुम कहाँ जाओगे, हमें कहाँ छोड़ जाओगे? आईजी साहब बोले। ये हम प्रोफेसर दाऊद से मशवरा करेंगे, किसी को नहीं बताया जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इन्होंने कहा। अच्छी बात है। और फिर रात के वक्त इन्होंने अपना सफर शुरू किया। तमाम रात वो चलते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने एक जगह से सरहद भी अबूर की। इस जगह फौजी मौजूद नहीं थे, और ये इंस्पेक्टर जमशेद की मालूमात की बिना पर हुआ। अब वो एक पहाड़ी शहर में पहुंचे। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और जफाकश नजर आ रहे थे। पहाड़ों में मकान बनाकर रहते थे। ये ऐसी बस्ती है जहाँ पत्थरों की बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये लोग हमें मेहमान क्यों बनाने लगे, बस देखते जाएं। इंस्पेक्टर जमशेद ने ये कहकर अपने मुंह के गिर्द दोनों हाथ रखे और बहुत बुलंद आवाज निकाली। वो आवाज अजीब सी थी, लहरदार और बहुत तवील। दूसरे ही लम्हे इन्होंने मकामी लोगों को अपनी तरफ दौड़ कर आते देखा। अरे बाप रे, क्या ये हमला करने आ रहे हैं? खानमान बोले। बस देखते जाएं। कदरे नजदीक होने पर इन्होंने देखा सब पहाड़ी लोग नेज़े, भाले और तीर कमान वगैरह उठाए हुए थे। इनके चेहरों पर दिल दहला देने वाले आसार थे। बीन की हल्की आवाज मुसलसल गूंज रही थी। इसमें मिठास सी थी, नींद तारी कर देने वाली कैफियत सी थी। लेकिन जो लोग गहरी नींद सोए हुए थे, ये आवाज इन्हें जगाने का काम कर रही थी। आखिर सोए हुए मुर्दों में से एक में हरकत के आसार नमूदार हुए। हम मैं, यानी कि हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? अरे, ये ये तो जन्नत है। ये नहर बह रही है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है और सुकून ही सुकून है। परिंदे चहचहा रहे हैं। ये आवाज कैसी है? जैसे बांसुरी की होती है, मगर नहीं, ये तो किसी बीन की आवाज है। मैं इसे बांसुरी की आवाज समझ बैठा था। मजा आ गया। आखिर अल्लाह ने मुझे जन्नत अदा कर दी। और मेरा भाई वो कहाँ है? इन्हें भी तो मेरे साथ होना चाहिए था। इन्होंने भी तो इस्लाम की खातिर जान दी थी, नामो नमूद के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह की रजा के लिए। इन्होंने इनकार किया था, लिहाजा इन्हें भी मेरे साथ होना चाहिए था। अरे हाँ, ये पढ़े मेरे दाएं बाएं। ओह, ये तो गहरी नींद में मुब्तला हैं। नहीं, मैं अब नींद में नहीं हूँ भाईजान। मैंने आपकी सब बातें पूरे होश और हवास में सुनी हैं। मैंने मारे डर के आंखें नहीं खोल रहा था कि पता नहीं हम कहाँ हैं, जन्नत में हैं या दोजख में, इसलिए आंखें नहीं खोली थी। लेकिन अब जबकि आपने मंजरनामा बयान कर दिया है तो ये जरूर जन्नत ही है। यूं भी दोजख में इस कदर ठंडी और मीठी हवा का क्या काम? मक्खन की आवाज सुनाई दी। और मैं भी जाग चुका हूँ, खुदा का शुक्र है, इसने हमें जन्नत दे दी। इशफा की आवाज सुनाई दी। मेरी अभी अभी आंख खुली है। लेकिन इखलाक ने घबरा कर कहा, लेकिन क्या? अगर हम मर चुके हैं और ये जन्नत है तो क़यामत का दिन कहाँ गया? हिसाब किताब का दिन? भाई, हम अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, शहीदों का हिसाब किताब नहीं होता। रिफत की आवाज उभरी। अरे रिफत बहन, तुम भी साथी हो, ये और अच्छा हुआ। जन्नत में दिल नहीं घबराएगा, बहला रहेगा। कैसी बात करती हो? जन्नत में भी कहीं घबराहट होती है? अरे हमारे माँ बाप, आखिर यहाँ सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? तुम लोग नहर में बहते हुए यहाँ तक पहुंचे थे मेरे बच्चों। एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। इन्होंने चौंक कर देखा। दरवाजे में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा खड़ा था। आप कौन हैं? जन्नत के दर होगा? अरे नहीं, ये जन्नत नहीं। हाँ, जन्नत जैसी खूबसूरत एक वादी जरूर कह सकते हो तुम इसे। हाय, ये जन्नत नहीं? धत तेरे की, इसका मतलब है हम अभी मरे नहीं। नहीं, तुम अभी दुनिया में ही हो। लेकिन तुम इस नहर में क्या कर रहे थे? पहले ये बताएं आप कौन हैं और ये कौन सी जगह है? ये जालिस्तान है, जालिस्तान का एक सरहदी इलाका। ओह, क्या ये नहर पाकलैंड से आई है? हाँ, ये पहाड़ी नदी है, पहाड़ों में बहकर आई है। ओह, तब तो ठीक है। दरअसल हम पाकलैंड के रहने वाले हैं। वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम नदी में क्यों बह रहे थे? पहले आप बताएं, आप मुसलमान हैं या? अल्लाह का शुक्र है मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, हम भी मुसलमान हैं। इस तरफ वो फितना नहीं शुरू हुआ अभी तक? पत्थर बरसने वाला? हाँ, हमारा इशारा इसी तरफ है। शुरू हो चुका है। अब हमारे मुल्क में भी ईसाइयत का राज है, और भी कई मुल्कों में लोग ईसाई हो चुके हैं।
بے شمار جگہوں پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کبھی کسی شہر پر پتھر برسنے لگتے ہیں تو کبھی کسی شہر پر۔ آس پاس کے لوگ فوراً ہی عیسائی ہو جاتے ہیں۔ اف مالک، اس طرح تو پوری دنیا عیسائی ہو جائے گی۔ کس قدر خوفناک منصوبہ ہے ان کا۔ منصوبہ؟ بوڑھا حیران ہو کر بولا۔ ہاں، یہ کوئی منصوبہ ہی تو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ کر لوگوں کو مسلمان کریں گے۔ عیسائی اور یہودی ان کے ہاتھوں پر اسلام لے آئیں گے، جبکہ اب الٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے آثار نہیں آئے۔ ان کے نازل ہونے کی خاص نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، احادیث کی کتابوں میں وہ موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم یہ بات یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ان لوگوں کا ایک جال ہے، پوری دنیا کو عیسائی بنانے کے لیے۔ تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے ساتھی دو پارٹیاں اس وقت نہ جانے کس جگہ اس پر کام کر رہی ہوں گی۔ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، لیکن خیر، ہم ایک ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم اپنی سی کوشش ضرور کریں گے، چاہے ہمیں 1% بھی کامیابی نہ ہو۔ تم تو بچے ہو، تم کیا کر لو گے بھلا؟ اور یہ تم کن دو پارٹیوں کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ انہیں انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کامران مرزا کے بارے میں بتانے لگے۔ پھر وہ بولے، ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی ہو۔ آپ ہمیں دنیا کا ایک نقشہ کہیں سے لا کر دے سکتے ہیں؟ ہاں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بہت دور جانا پڑے گا اور خود کو عیسائی ظاہر کرنا ہوگا۔ تو پھر اسلام کے لیے یہ کام ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا یقیناً اجر دے گا۔ اسلام کے لیے جان حاضر ہے، تم فکر نہ کرو۔ دوسرے دن وہ بوڑھے سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ طے کر لیا تھا۔ فی الحال راستہ پیدل کا تھا، لیکن اس بات کا بھی امکان تھا کہ انہیں راستے میں کسی گاڑی سے لفٹ مل جائے اور وہ اس طرح گاڑیاں بدلتے بدلتے اس مقام تک پہنچ جاتے۔ لیکن فی الحال یہ ایک خواب تھا، وہ اس خواب کے سہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، لہذا سفر کر رہے تھے۔ وہ چلتے رہے۔ کئی دن بعد ایک جگہ انہیں ایک گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ ایک عورت ایک مرد گاڑی کا انجن کھولے اسے ٹھیک کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے نظر آئے۔ ان کے دل دھڑکنے لگے، خواب پورا ہوتا نظر آیا۔ کیا ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ بے خیالی کے عالم میں ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر مرد نے کہا، آپ کو انجن کی کوئی سوجھ بوجھ ہے؟ ہاں، اچھی بھلی۔ تو پھر دیکھیے اسے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ چلیے شرط بھی بتا دیں۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ شارع فردوس تک۔ آپ کو ہمیں وہاں تک لفٹ دینا ہوگی۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ آپ نہ بھی کہتے تب بھی ہم آپ کو ضرور ساتھ لے جاتے۔ شکریہ، اب آپ ایک طرف ہٹ جائیں۔ شوقی نے کار کی انجن کو چیک کرنا شروع کیا۔ جاسوسی سے پہلے وہ ایک موٹر ورک شاپ میں کام کرتا رہا تھا۔ 8 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ گاڑی سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مرد اور عورت کے چہروں پر رونق آ گئی۔ گاڑی بڑی تھی، وہ اس میں آسانی سے سما گئے۔ اس طرح وہ شارع فردوس تک پہنچے، اور اس طرح وہ لفٹ پر لفٹ لیتے اور کچھ پیدل چلتے آخرکار ایک دن فلسطین کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہاں ہر طرف عیسائی ہی عیسائی نظر آ رہے تھے، اور یا پھر یہودی بھی نظر آ رہے تھے، لیکن شاید وہ یہودی بھی اب صرف شکل اور صورت یا لباس کے لحاظ سے رہ گئے تھے، وہ بھی اپنی شناخت کے لیے، ورنہ وہ بھی عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے، کیونکہ انہوں نے انہیں بھی گرجوں میں داخل ہوتے اور نکلتے دیکھا۔ انہوں نے بھی اپنی وضاحت عیسائیوں جیسی پہلے ہی بنا لی تھی۔ راستے میں وہ دوسروں کے چھوٹے موٹے کام کر کے کچھ پیسے بھی بناتے رہے تھے، اور ان پیسوں سے انہوں نے عیسائی لباس خرید لیے تھے، لہٰذا ان کی طرف کسی نے شک کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے لائبریری کا پوچھا اور اس طرف چل پڑے۔ کچھ پتہ بھی ہے؟ ہمارے پاس پیسے بہت کم رہ گئے ہیں۔ تب پھر پہلے ہمیں پیسوں کا بندوبست کرنا چاہیے، کوئی محنت مزدوری کر لیتے ہیں۔ محنت مزدوری میں بہت وقت خرچ ہوگا، لہٰذا کسی عیسائی یا یہودی کی جیب پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ اگر پکڑے گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مکھن نے گھبرا کر کہا، نہیں پڑیں گے، بہت زیادہ صفائی سے ہاتھ صاف کروں گا۔ شوقی مسکرایا، چلیے آپ کی مرضی۔ اخلاق بولا، اس کام کے لیے کوئی اچھا سا ہوٹل بہتر رہے گا، وہاں مالدار لوگ آتے ہیں، کسی کے پھولے ہوئے بٹے ہوئے کو نظر میں رکھ کے موقع پار کر جائیں گے۔ ترکیب بری نہیں۔ مکھن مسکرایا۔ وہ ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ جلد ہی ایک بیرا ان کے سروں پر آ ٹکا۔ چائے اور 5 برگر۔ بہت بہتر جناب۔ وہ برگر کھانے کے ساتھ ساتھ ہوٹل کے ہال کا جائزہ بھی لے رہے تھے۔ اچانک شوقی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، اب شاید ہمیں چوری نہ کرنا پڑے۔ کیا مطلب؟ ہوٹل کے حال میں نے ایک منظر دیکھا ہے، 1 منٹ ٹھہرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دوڑ کر ایک میز کے پاس جا کھڑا ہوا۔
اور اس मेज पर एक मोटा सा आदमी बैठा मुर्ग की टांग चिचोड़ रहा था। ऐसे में इसकी नजर शोकी पर पड़ गई। क्या है? जाओ भागो, मैं भूखों को खाना खिलाने का आदी नहीं हूँ। शोकी का मुंह बन गया। इसने सोचा ये तो बहुत कंजूस आदमी है, फिर भी इसने मुस्कुरा कर कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो फिर क्या हो? नजूमी, आपको एक पते की बात बता सकता हूँ। चंद मिनट के अंदर अंदर आप बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। क्या मतलब? जब परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे तो मतलब आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। क्या क्या समझे? आग भी नहीं समझा? कुछ समझाओ भी तो। जितनी बात समझा सकता था समझा चुका हूँ। मजीद समझने के लिए आपको मेरी फीस अदा करनी पड़ेगी। ये कहकर शोकी अपनी मेज की तरफ मुड़ गया और कदम उठाने लगा। सुनो! लेकिन इसने मुड़कर भी नहीं देखा और मेज पर जा बैठा। क्या रहा? वो बहुत कंजूस है, लेकिन मैं दाना डाल आया हूँ। कंजूस ना होता तो इसी वक्त इसे इस बात को बताकर फीस वसूल कर चुका होता। फीस? कैसी फीस? नजूमी होने की। मैंने इसे बताया है कि वो चंद मिनट के अंदर अंदर बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला होने वाला है। ओह, क्या वाकई? हाँ, तुम देख ही लोगे। ऐसे में इस मोटे आदमी ने बेरे को इशारा किया और इसके नजदीक आने पर बोला, बिल ले आओ। ओके सर, इसने कहा और चला गया। 1 मिनट बाद वो बिल लेकर इसके नजदीक आ गया। मोटे ने जेब में हाथ डाला और फिर इसके मुंह से निकला, अरे! साथ ही इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आईं। क्या हुआ जनाब? किसी ने मेरी जेब। ओह, वो रहा! वो चिल्लाया। क्या मतलब? हाँ, अभी अभी यही लड़का मेरे पास आया था और इसने मुझसे कहा था कि मैं चंद मिनट बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने वाला हूँ। और वाकई में हो गया। मेरे बटुए में करीबन $50,000 थे। अरे बाप रे! इतनी बड़ी रकम! मेरा घबरा गया। हाँ, बटुआ मिलने पर मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी कि इसमें एक बड़ी रकम है या नहीं। और मेरा चोर वो है, वो लड़का। मक्खन, वो दुबला पतला आदमी होटल से बाहर जा रहा है ना? इसे किसी तरह होटल से जाने ना दो, चौकी ने दबी आवाज में कहा। न मैं किस तरह रोकूं? मक्खन घबरा गया। भाई, जैसे भी रोक सकते हो रोक लो। जी अच्छा, इसने कहा और उठकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। वो इसका साथी लड़का उठकर फरार हो रहा है। गोया मेरा पर्स लेकर फरार हो रहा है। मक्खन और परेशान हो गया। वो फौरन रुक गया और बोला, ये गलत है, हम चोर नहीं हैं। ए जनाब, आप होटल से बाहर हरगिज ना जाएं अभी। मक्खन की आवाज में ऐसी घबराहट थी कि वो दुबला पतला आदमी चौंक कर मुड़ा, क्योंकि इसके अलावा इस वक्त कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। हॉल में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। बाहर कौन जाता? सिर्फ वो जा रहा था। क्यों? मैं क्यों बाहर ना जाऊं? अगर आप इस वक्त बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो आप पर ही चोरी का शक किया जाएगा। हम बेचारे तो शक की जद में आ ही गए हैं। क्या कहा? इसलिए मैं क्यों शक की जद में आने लगा? बिल्कुल आ गए हैं, लोगों की आंखों में देख लीजिए। मैं वापस अपनी मेज की तरफ चला। लेकिन अगर ये साहब होटल से बाहर गए तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे जनाब। जनाब, आप भी जरा अपनी मेज पर तशरीफ रखें। अभी इन लोगों के पास से बटुआ निकल आएगा तो फिर आप चले जाइएगा। हाँ ठीक है। हॉल में से कई आदमी एक साथ बोले। लेकिन मुझे बहुत जल्दी है, एक जरूरी काम से जाना है। ओह, चंद मिनट की तो बात है, रुक जाइए प्लीज, वरना ये लोग कहेंगे जो आदमी होटल से चला गया चोर तो वो था। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे। अच्छी बात है, मैं बैठ जाता हूँ, इसने चिल्लाकर कहा। हाँ, अब ठीक है। मक्खन अपनी मेज की तरफ पलट आया। अब इनकी तलाशी ली जाएगी, जरूर लें। क्या हो रहा है? हॉल में एक खौफनाक आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। एक बहुत मोटा और छोटे कद का आदमी गेंद की तरह लुढ़कता चला आ रहा था और इसे देखकर बेसाख्ता हंसी आती थी। चूंकि बादल ने लोगों के चेहरे पर खौफ के आसार देखे। अरे बाप रे! डैड! आ गया डैड! किसी ने दबी आवाज में इनकी मेज के पास कहा। डैड? यानी बाप आ गया? लेकिन किसका डैड? इस होटल का। मक्खन ने मुंह बनाया। ए भाई, ये किसका डैड है? इशफाक ने पास से गुजरते बेरे से पूछा। ये होटल के मालिक हैं, शहर के मशहूर आदमी हैं। इनका नाम है डैड। अच्छा नाम है, पसंद आया। नाम हो तो ऐसा, मक्खन ने खुश होकर कहा। इन साहब का कहना है कि इनका पर्स चोरी हुआ है और पर्स इन लड़कों में से किसी एक के पास है। इस ख्याल की वजह। डैड ने मुंह बनाया। आपने मुंह क्यों बनाया डैड? मोटे ने कहा। क्यों, क्या मेरे मुंह बनाने पर पाबंदी है? जी नहीं, ये बात नहीं। आपने मेरी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया है। हाँ, इसलिए कि ये लड़के मुझे चोर नजर नहीं आते। आखिर मैंने भी एक जिंदगी गुजारी है, बाल धूप में तो सफेद नहीं किए। डैड हंसा। लेकिन डैड, आपके बाल अभी सफेद ही कहाँ हैं? एक बहरा हंसकर बोला। थोड़ी देर पहले जो खौफ की फजा थी वो अब खत्म हो गई थी। ओहो, मैंने ये बात मुहावरतन कही है। डैड फिर हंसा। इसकी हंसी भी अजीब थी, रेल की सीटी जैसी।
तो आपके ख्याल में ये लोग लड़के चोर नहीं हैं? मोटे ने कहा। हाँ बिल्कुल, यही है मेरा ख्याल। और तजर्बा जैकी? डैड बोला। अभी मालूम हो जाता है। आप राबी को बुलाकर इनकी तलाशी का हुक्म दें। क्यों, इसके लिए राबी की क्या जरूरत है? एक बेरा हो सकता है इनकी तलाशी के लिए। जी नहीं, मैं चाहता हूँ तलाशी सिर्फ राबी ले। अच्छा, तुम्हारी ये आरज़ू भी पूरी कर देते हैं। राबी को बुलाओ। ओके सर, काउंटर पर मौजूद एक मुलाजिम ने कहा और एक बटन दबा दिया। जल्द ही हॉल में एक बहुत लंबा चौड़ा और खौफनाक शक्ल वाला आदमी दाखिल हुआ। इसके जिस्म से ये बात साफ नजर आती थी कि वो छटा हुआ बदमाश है। क्या हुक्म है सर? जैकी का बटुआ किसी ने चुरा लिया है। इसमें कितने डॉलर थे जैकी? 50,000। हाँ, 50,000। और जैकी का ख्याल है कि ये पर्स इन लड़कों ने चुराया है। अरे हाँ जैकी, तुमने अपने शक की वजह नहीं बताई। अभी थोड़ी देर पहले इनमें से एक मेरे पास आया था। इसने बताया था कि चंद मिनट बाद मैं एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होने वाला हूँ। मैं हो गया। तुमने सुना राबी? लेकिन मेरे ख्याल है ये लड़के चोर नहीं हैं। मुझे तो लगते हैं बॉस, राबी बोला। वो शोकी ब्रदर्स को बुरी तरह घूर रहा था। अब मुझे डर लग रहा है, रिफत ने घबराई हुई आवाज में कहा। डर कर भी तुम क्या कर लोगी, लिहाजा इससे ये कहीं बेहतर है कि मत डरो। शोकी मुस्कुराया। अच्छा ठीक है, तुम इनकी तलाशी लो, लेकिन नरमी से, मारना नहीं। ओके बॉस। राबी आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ा और नजदीक पहुंचकर बोला, पर्स निकाल कर दे दो, तलाशी लेने की नौबत ना आए। इसने कहा। हमने पर्स नहीं चुराया, शोकी ने कहा। अच्छी बात है, इसने सर्द और खुश्क लहजे में कहा। वो कांप गए। इसने तलाशी शुरू की। पहले शोकी की, फिर मक्खन की, इसके बाद इखलाक और इशफाक की। फिर वो बढ़ा रिफत की तरफ। खबरदार, तुम इसकी तलाशी नहीं लोगे। क्या मतलब? हाल में बैठी किसी लड़की या औरत के जरिए इनकी तलाशी ली जाएगी। ये लड़की है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? राबी बोला। पड़ता है या नहीं, हम इसे पसंद नहीं करते। हम होटल के ग्राहक हैं, अभी तक चोरी साबित नहीं हुई। क्यों मिस्टर डैड, आप हमें इतनी सी ख्वाहिश का भी एहतराम नहीं कर सकते? मुझे मिस्टर कहने की कोशिश ना करो, सिर्फ डैड कहते हैं लोग, या फिर बॉस। और चूंकि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, लिहाजा डैड ठीक रहेगा। तुम्हारा मुतालबा मंजूर। हॉल में से कोई होशियार खातून उठकर इस लड़की की तलाशी ले लें जरा। इसने जल्दी जल्दी कहा। एक औरत उठी और रिफत की तलाशी लेने लगी। राबी कदरे हटकर खड़ा हो गया। तहम वो अब भी इन्हें घूर रहा था। नहीं डैड, इस लड़की के पास पर्स नहीं है। देखा, मैंने क्या कहा था? डैड हंसा। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था डैड, मैं गलती पर था। लेकिन मेरा दावा अब भी यही है कि पर्स इनके पास है। जैकी ने बिना कर कहा। बस करो जैकी, मैं कह चुका हूँ पर पर्स इनके पास नहीं है। तलाशी भी ली जा चुकी है। तुम्हारे पसंद के आदमी ने तलाशी ली है। तुम जानते हो राबी इस काम का कितना माहिर है। लेकिन इस लड़की की तलाशी तो राबी ने नहीं ली। ओहो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इन खातून को इतनी सी तलाशी लेने का भी काम नहीं आता होगा? आप लोग हमारी बात पर भी तो तवज्जो दें, शौकी ने आवाज बुलंद करके कहा। क्या मतलब? मैंने बताया था मिस्टर जैकी को कि ये चंद मिनट बाद जबरदस्त परेशानी में मुब्तला होने वाले हैं, और ये हो गए। लेकिन इन्होंने ये बात बताने की फीस अदा नहीं की। फीस? कई आवाजें उभरी। जी हाँ, हम नजूमी हैं। अगर ये हमारी फीस अदा कर देते तो परेशानी इन्हें ना होती। क्या मतलब? क्या इस सूरत में मिस्टर जैकी का पर्स चोरी ना होता? अगर होता तो मिल जाता, तो हम अभी तुम्हारी फीस अदा कर देते हैं। कितनी फीस है? सिर्फ $100। क्या कहा? नजूमी की फीस $100? दिमाग तो नहीं चल गया? डैड ने बिना कर कहा। जी नहीं, मामला $50,000 का है। भैया तुम लोग ये बता सकते हो कि पर्स कहाँ है? हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, $100 मिस्टर जैकी अदा करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? उसूल के तौर पर आप पुलिस को बुलवाइए, चोर अभी हॉल में ही है। अव्वल तो चोर यही हैं, इन्होंने ही पर्स कहीं छुपा दिया है। ऐसे में एक औरत अपनी मेज पर से उठी और काउंटर की तरफ जाने लगी। इसकी तरफ किसी ने तवज्जो ना दी। वो काउंटर पर जाकर फोन करने लगी। हम पुलिस को बुलाएंगे जैकी, अगर इनकी बात गलत हुई तो। अच्छी बात है, यूं ही सही। हाँ भाई बताएं, पर्स कहाँ है? इस दुबले पतले आदमी ने पर्स चुराया है, जो हॉल से बाहर जा रहा था, जिसे हमने रुकने पर मजबूर कर दिया था। शुकी बोला। ओह नहीं। कौन, मिस्टर शारी? इनकी तरफ इशारा किया है आपने? ब्रेड हैरान रह गया। आपकी हैरत हमें हैरान की दे रही है, शुकी ने कहा। इसलिए कि शारी मेरा दोस्त है और ये चोरी नहीं कर सकता। तुम लोगों का अंदाजा गलत साबित हुआ है। अब पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। ये नाइंसाफी है, शुकी ने बुलंद आवाज में कहा। क्या मतलब? कौन सी नाइंसाफी की तरफ इशारा कर रहे हो तुम? डैड को गुस्सा आ गया। इनकी तलाशी लिए बगैर आपने ये कह दिया कि ये चोर नहीं है, जबकि हमारा आपका हमारे बारे में भी यही ख्याल था कि हम चोर नहीं हैं। फिर हमारी तलाशी क्यों ली गई थी? क्या मिस्टर शारी की इसलिए नहीं ली गई
कि ये आपके दोस्त हैं? ये बात नहीं, मैं शारी को अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है कि आपने अपने दोस्त को पहचानने में गलती की हो। क्या बकवास है, मैं और गलती करूँ? हाँ, क्यों नहीं, किसी भी आदमी से गलती हो सकती है। अच्छी बात है, तुम लोगों के कहने पर तलाशी लेने की इजाजत देता हूँ, लेकिन अगर शारी चोर साबित ना हुआ तो क्या, तो पर्स की रकम तुमसे वसूल करेंगे। अरे बाप रे, हमारे पास इतनी रकम होती तो ये शोशा क्यों छोड़ते? शोकी ने घबरा कर कहा। कौन सा शोशा? पर्स वाला। तो तुमने शोशा छोड़ा है, इसका मतलब है सारा चक्कर तुम लोग का चलाया हुआ है। डैड फुंकारा। देखा डैड, मैं तो पहले ही कह रहा था। जैकी चेका। गलत कह रहे थे, और मिस्टर डैड आप गलत समझ रहे हैं। आप पहले शारी साहब की तलाशी का हुक्म दें। अच्छी बात है, राबी शारी की तलाशी लो। डैड, ये बात हमेशा याद रहेगी, तुम भरे हॉल में मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, इंसाफ का तकाजा पूरा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम चोर नहीं हो। शुक्रिया डैड, इसने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं डैड, पर्स शारी के पास नहीं है। बहुत खूब, ये कहकर वो इनकी तरफ मुड़ा। अब तुम क्या कहते हो? वही जो पहले कह रहे थे, चोर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर शारी हैं, लेकिन इनके पास से पर्स बरामद नहीं हुआ। हमें इजाजत दें, पर्स बरामद कर देते हैं। क्या मतलब? कि अब तुम ये इल्जाम लगाओगे कि मैंने तलाशी लेने में बेईमानी की है? हमने ये नहीं कहा। आदमी से भूल चूक भी तो हो जाती है। अच्छी बात है, मैं तुम लोगों को ये मौका भी देता हूँ। जाओ और पर्स बरामद कर डालो। मैं चोर नहीं हूँ डैड। तुम आखिर इन लोगों की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? ये बात अब तक समझ में नहीं आई। आ जाएगी, आ जाएगी। ये बच्चे मुझे अच्छे लग रहे हैं। जो कि अपनी जगह से उठा और शारी के पास पहुंच गया। तो मिस्टर शारी, आप चोर नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर पहले आप बाहर होटल से बाहर क्यों चले जाना चाहते थे? मुझे जरूरी काम याद आ गया था। अच्छी बात है, अब जरा हम तलाशी लेंगे। अब भी आप हमसे सौदा कर लें। अब हमारी फीस $10,000 हो चुकी है। हमने पर्स बरामद कर लिया तो आपके हाथ से $50,000 पूरे चले जाएंगे। जोकी ने दबी आवाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बात तो तमीज के दायरे में कर रहे हैं, रहकर करें आप। चूकी ने चिल्लाकर कहा। क्या बात है शारी, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर मैं इन्हें $10,000 दे दूं तो ये पर्स बरामद नहीं करेंगे। क्यों, तुमने ऐसी बात कही है? हाँ, मैंने सोचा शायद इस तरह मिस्टर शारी अपने जुर्म का इकरार कर लें। चूकी मुस्कुराया। क्यों, आप लोग इन अल्फाज को किस तरह सुना देते? ये हमारा काम है, हम जाने। खैर, अब चूंकि मिस्टर शारी ने हमारी पेशकश नहीं मानी, लिहाजा हम $100 पर ही सब्र कर लेते हैं। मिस्टर जैकी तो $100 से ज्यादा अदा करेंगे नहीं। क्यों मिस्टर जैकी, अगर हम आपका पर्स तलाश कर दें तो आप क्या देंगे? कुछ देने की मुझे जरूरत नहीं, ये काम पुलिस का है। और डैड कह रहे हैं तुमसे, इसने झिल्ला कर कहा। तुम लोग फिक्र ना करो, मिस्टर जैकी $100 देंगे। अच्छी बात है। क्योंकि एकदम एक्सीमेंट में मुड़ा और एक मेज के पास जा रुका। इस मेज पर सिर्फ एक औरत बैठी थी, और वो वही औरत थी जो अभी थोड़ी देर पहले काउंटर पर फोन करने गई थी। मोहतरमा, आप उठकर खड़ी हो जाएं। क्यों? बस हो जाएं जरा, अभी तलाशी ली जाएगी। रिफत, इधर आओ, तुम्हें इनकी तलाशी लेना है। ये क्या मजाक है डैड? आप इन लोगों को खुली छुट्टी क्यों दे रहे हैं? अभी ये लोग मिस्टर शारी को चोर बना रहे थे और मुझे। क्यों भाई, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर पर्स की जरूरत है तो इनकी तलाशी लेने दें, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो गया, तलाशी लेने की सूरत में तुम लोग जिम्मेदार हो पर्स देने के? हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है, तलाशी ली जाए। डैड, आज के बाद हम इस होटल में नहीं आएंगे। शुक्रिया। डैड मुस्कुराया, और फिर रिफत ने सबके सामने इस औरत का बैग इसके कंधे से उतार लिया। इसका रंग जर्द पड़ गया। जो ही बैग खुला, इसमें से पर्स निकल कर फर्श पर गिरा। रिफत ने पर्स उठाकर सबको दिखाया। वेरी गुड, मजा आ गया। ये मेरा पर्स है। लेकिन तुम लोग तो कह रहे थे चोर मिस्टर शारी हैं। लेकिन ने जल्दी जल्दी कहा। अब डैड के चेहरे पर हैरत नजर आई थी। तो अब भी हमने ये क्या कहा है कि ये चोर नहीं है? चोर बेशक यही है। शोकी बोला। क्या मतलब? पर्स तो इस लेडी के बैग से निकला है। जब इन्होंने देखा कि हमने इनकी चोरी भांप ली है तो मिस्टर शारी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये लेडी साहिबा इन्हें काउंटर की तरफ जाने लगी। ये शारी के बिल्कुल पास से होकर गुजरी, और शारी ने पर्स इन्हें पकड़ा दिया, लेकिन बहुत ज्यादा होशियारी से। और इस तरह के ये पहले ही अपने बैग की जेब खोलकर इस तरफ गई थी। शारी ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पर्स इनके बैग में रख दिया, और बस ये है कुल कहानी। नहीं नहीं, शारी चिल्लाया। क्यों शारी, क्या अभी तुम यही कहोगे कि तुम चोर नहीं हो और ये औरत तुम्हारी साथी नहीं है? खैर, तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं आपस में तुम लोग का फैसला करवा देता हूँ। डैड बोला। लेकिन डैड, ये पुलिस केस बन गया है, हॉल में से किसी ने कहा।
भैया अगर पर्स का मालिक मिस्टर शारी को माफ कर दे तो फिर पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत रह जाती है। और हमारे $100? आओ भाई, तुम लोग भी आओ। तुम्हारे $100 तुम्हें जरूर मिलेंगे, बल्कि $100 मैं अपनी तरफ से दूंगा। वेरी गुड, मजा आ गया। मक्खन खुश होकर बोला। डैड इन सबको अपने दफ्तर में ले आया। ये लो जैकी, अपना पर्स, और इसमें से $100 निकाल कर इन लोगों को दे दो। 100 मैं देता हूँ। तो आप मिस्टर शारी को जैकी पुलिस के हवाले नहीं करेंगे? जैकी ने हैरान होकर कहा। अगर तुम कहते हो तो मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, लेकिन अब इसका क्या फायदा? आइंदा शहरी ऐसा नहीं करेगा, डैड ने सर्द आवाज में कहा। इस आवाज ने जैकी को बुखलाहट में मुब्तला कर दिया। इसने फौरन पर्स में से $100 निकाले और शोकी के हवाले कर दिए, और फिर उठते हुए बोला, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ जरूर, तुम खुशकिस्मत हो। इस कदर जल्द पर्स मिल गया। जैकी चला गया। अब डैड ने अपनी जेब से $100 निकाल कर चौकी की तरफ बढ़ाए और बोले, लो भाई, ये मेरी तरफ से। और शारी, अब तुम अपने साथी को लेकर ये दूसरी तरफ से चले जाओ, वरना लोग तुम्हें घूरेंगे। अच्छा दोस्त, शारी उठते हुए बोला, और आइंदा ऐसा कोई काम ना करना। ठीक है दोस्त, इसने कहा, और दोनों चले गए। अब कमरे में सिर्फ डैड और वो रह गए थे। डैड इन्हें अजीब सी नजरों से घूर रहा था। फिर इसके होंठ हिले। तुम लोग क्या चीज हो? क्यों जनाब, क्या हमसे कोई गलती हो गई? अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ, इसने सर्द लहजे में कहा। हमसे गलती क्या हुई है जनाब, पहले ये बताएं। क्या तुम रोजगार की तलाश में हो?